गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहाँ-कहाँ से आता है। तो इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा व्यावसायिक वित्त के स्रोत का क्या अर्थ होता है, यानी हम क्यों करते हैं ये सब और उसकी विशेषताएँ, उसके लाभ, उसकी हानियाँ। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा समता अंश और पूर्वधारी अंश क्या होते हैं, जो कंपनी जारी करती है पूँजी के लिए। फिर तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा ऋण पत्र क्या होते हैं और बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है? तो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लाभों का पुनर्विनियोजन या प्रतिधारित लाभ, ये क्या होते हैं? देखो, लाभ मतलब तब समझ में आ गया होगा प्रॉफ़िट, कि मतलब अगर कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है, जो उसको प्रॉफ़िट हो रहा है माल बेचने और खरीदने से वो। पुनर्विनियोजन देखो, इसको 2 पार्ट में बाँट सकते हो। पुनर् यानी दोबारा, विनियोजन मतलब कि किसी में इन्वेस्ट करना या फिर दोबारा उसकी प्लानिंग करना, ठीक है? तो देखो, इसका क्या मतलब होता है, कंपनी अपनी संपूर्ण आय को लाभांश के रूप में वितरित न करके कुछ हिस्सा बचाकर सामान्य कोष यानी जनरल रिजर्व का निर्माण करती है। सामान्य कोष के रूप में बचाए गए लाभों का प्रयोग कंपनी अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए करती है। बचाए गए लाभों को इसी प्रकार प्रयोग करने को ही लाभों का पुनर्विनियोजन या प्रतिधारित लाभ कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जब जब कंपनी को प्रॉफ़िट होता है हर साल, जब वो अपना प्रॉफ़िट काउंट करती है साल के एंड में जाके, कि उन्हें कितना प्रॉफ़िट हुआ है इस साल और कितना लॉस हुआ है। तो उन्हें जितना भी प्रॉफ़िट होता है वो क्या करते हैं कि एक तरह से ना वो एक वो बना लेते हैं अपनी कंपनी में, और मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक लॉकर वग़ैरह बना लेते हैं, जिसका नाम ये रख देते हैं जनरल रिज़र्व, ठीक है? जनरल रिज़र्व यानी सामान्य कोष। और उसमें ये क्या करते हैं कि थोड़ा-सा पैसा, मान लो पूरे 100% जो उनका प्रॉफ़िट है, उसमें से थोड़ा-सा यानी 20% कर सकते हैं, 30% थोड़ा-सा ये प्रॉफ़िट इसमें बचा के हर साल डालते रहते हैं। जैसे घरों में हम लोग गुल्लक वग़ैरह बना देते हैं ना, वैसे ही। जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं कुछ, और थोड़ा बहुत कुछ-कुछ पैसा ऐसे हर दिन ₹10 या फिर महीने में हम 500, ₹100 गुल्लक में डालते रहते हैं अपने खर्चे के लिए। वैसे ये लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा तो ये कहीं खर्च कर देते हैं, बैंक वग़ैरह में कर देते हैं या फिर माल वग़ैरह खरीदने बेचने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफ़िट में से थोड़ा-सा हिस्सा एक किसी लॉकर में बचा के रखते हैं, जिसे ये बोलते हैं जनरल रिज़र्व, ठीक है? जिसे हिंदी में सामान्य कोष बोलते हैं और इंग्लिश में जनरल रिज़र्व बोलते हैं, जिसे ये बनाते हैं, एक डब्बा-सा बोल सकते हो आप। और उसमें ये हर साल थोड़ा-सा प्रॉफ़िट का थोड़ा-सा हिस्सा इसमें डालते रहते हैं, हर साल डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और फिर वो एक इसमें इकट्ठा होता रहता है। और वो क्यों करते हैं ऐसा? सामान्य कोष के रूप में बचाए गए लाभों का प्रयोग कंपनी अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए करती है, कि मतलब मान लो जैसे फ्यूचर में कंपनी को और अच्छा बढ़ाने के लिए, मान लो अचानक से कुछ ऐसा आ जाए कि पैसा की कमी पड़ रही है, और आपको अपना जो आपकी इमेज है कंपनी वो अच्छी है, और आपको कुछ ग्राहक के साथ कुछ लेन देन करना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप तुरंत इसमें से निकाल के लेन देन कर सकते हो। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। यानी बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, उसको और उसका विकास करने के लिए, अच्छी इमेज बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर मान लो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई कुछ भी मतलब हो सकता है अचानक से, उस टाइम मान लो पैसा नहीं है आपके पास बैंक में, तो आप इस जनरल रिज़र्व नाम के डब्बे से पैसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बिज़नेस बचा रहेगा, लंबे समय तक चलता है, ठीक है? और उसी जैसे हम प्रयोग करते हैं कंपनी को और बढ़ाने के लिए, उसको और ग्रोथ करने के लिए, इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं लाभों का पुनर्विनियोजन। है ना? दोबारा इस्तेमाल करते हैं, उसको दोबारा हम इन्वेस्ट कर देते हैं। एक तरह से इसे इन्वेस्ट ही करेंगे ना, क्योंकि मान लो कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी विनियोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में हमें फ़ायदा हो। जैसे हम एलआईसी में पैसा देते हैं, किस्तों में पैसा देते रहते हैं। जैसे मान लो हमने किया 1 लाख का, तो हमें कुछ सालों बाद वो हमें प्रॉमिस करता है ना कि 2 लाख रुपए देगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 8 साल बाद। तो एक तरह से इन्वेस्ट किया है हमने पैसा, जो किस्त दे रहे हैं हम, हर महीने दे रहे हैं 400-500 रुपए। तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, हर साल जो फ़ायदा होता है इन्हें कंपनी को, ये इस डब्बे में, जनरल रिज़र्व नाम के डब्बे में कुछ पैसा डालते रहते हैं हर साल, ठीक है? और जब ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा इस कंपनी को, अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए, अच्छी पहचान बनाने के लिए, या फिर कुछ खर्चा करने के लिए, और जब पैसा ना होता है तो वो इसमें से पैसे निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, वो प्रॉब्लम में फँसने से बच जाती है और इनका बिज़नेस लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है? उसे ही बोलते हैं लाभों का विनियोजन, ठीक है? या फिर प्रतिधारित लाभ। इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया तो पेपर में समझ आना कि यही पूछा हुआ और एक ही मतलब है, ठीक है? इसे स्वयं वित्त या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है?
अब देखो लाभों के पुनर्विनियोजन या प्रतिधारित लाभ के क्या लाभ हैं, कि मतलब जब हम ये करते हैं, जनरल रिज़र्व बनाती है कंपनी, इसको करने से इन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या प्रॉफ़िट होता है? पहला है वित्त का सबसे सस्ता साधन, क्योंकि इसे एकत्रित करने में कंपनी को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता, इसलिए वित्त का सबसे सस्ता साधन है, कि मतलब ये पैसे तो जमा कर रहे हैं अपने प्रॉफ़िट में से, थोड़ी इन्हें कुछ जारी वगैरह करना पड़ता है, थोड़ी वो कुछ खर्च वगैरह करना पड़ रहा है ना? जैसे मान लो हम ऋण पत्र जारी करते हैं लोन लेने के लिए, तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जारी करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अंश जारी करते हैं, उसके लिए भी खर्चा आता है। लेकिन एक ये तो हम एक तरह से एक डब्बा-सा बना रहे हैं जनरल रिज़र्व नाम का, और उसमें हम थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट डाल रहे हैं हर साल, हर महीने, तो कोई खर्चा थोड़ी करना पड़ रहा है। तो एक तरह से वित्त का सस्ता साधन होता है, कि मतलब सस्ता साधन मतलब ये है कि हम पैसा बचा रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में काम आ सके। तो हमें लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है इसके लिए, और ना ही कोई खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है? अब है व्यापार चक्रों से सुरक्षा। व्यवसाय में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। सामान्य कोष में जमा रुपया इन उतार-चढ़ावों के विपरीत परिणामों से कंपनी को सुरक्षित रखता है। कि मतलब व्यापार चक्रों से सुरक्षा मतलब क्या होता है, कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मतलब फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जो सामान्य कोष है, जो ये जनरल रिज़र्व बनाया है, जो ये जिसमें पैसा डाल रहे हैं, ये क्या होता है, उन जो प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी-छोटी, फिर बड़ी-बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो विपरीत परिणाम मिलते हैं जिससे, यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है कंपनी पे, जिसकी वजह से उन सब से बचा के रखता है, सुरक्षित रखता है कंपनी को, ठीक है? मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, आपको पैसा नहीं दे रहा है, कोई लोन नहीं मिल पा रही है, या फिर बैंक आपको लोन नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करोगे, इस जनरल रिज़र्व नाम के कोष से पैसा निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी कंपनी को बचा सकते हो, ठीक है? अब है कंपनी के विस्तार में आसानी। विस्तार मतलब उसको और बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ करने में, उसका अच्छा विकास करने में, अच्छी इमेज और बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए काम आता है। कंपनी की विस्तार योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है, कि मतलब आप पैसा बचाए जा रहे हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, तो आप एक नई योजना भी सोच सकते हो, कि आप जो कंपनी में अभी जो काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो। जो नई-नई टेक्निक्स आई हुई हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर ये नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने पहले से पैसा इकट्ठा किया हुआ, आप जमा किए जा रहे हो हर महीने, हर साल, ठीक है? इससे क्या होगा, कंपनी आपकी ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी, विस्तार होता है इससे कंपनी का, ठीक है? अब देखो कि इससे क्या हानियाँ होती हैं, कि जब आप ये जनरल रिज़र्व यानी सामान्य कोष नाम का बनाते हो, जब पैसा इकट्ठा करते रहते हो हर साल, जो ये लाभों के पुनर्विनियोजन या प्रतिधारित लाभ, इससे क्या हानि भी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी काम करो आप, लाभ के साथ-साथ हानि भी होती ही होती है, नुकसान मतलब होता है, चाहे थोड़ा हो पर नुकसान होता है। तो इससे क्या नुकसान होता है? एक अधिकार का खतरा। लाभों को अधिक मात्रा में एकत्रित करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। ऐसी कंपनियां तेजी से विकसित होने लगती हैं और कुछ समय बाद वे एक अधिकार यानी अकेले बेचने की स्थिति में आ जाती हैं। एक अधिकार की हानियां दृष्टिगोचर यानी स्पष्ट दिखाई देना होने लगती हैं। कंपनी द्वारा अपनी वस्तुओं का मनचाहा मूल्य वसूल करना एक अधिकार की सबसे बड़ी हानि है। मतलब देखो क्या होता है, कि कुछ कंपनियां क्या होती हैं, जैसे जनरल कोष बनाती हैं और हर महीने या फिर हर साल पैसा डालती रहती हैं, और धीरे-धीरे क्या होता है कि इनका जनरल रिज़र्व में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? और फिर क्या होता है कि कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और धीरे-धीरे इन कंपनी काफ़ी दूर-दूर तक फैलने लगती है। और फिर ये क्या करते हैं कि धीरे-धीरे क्या होता है, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और जिनके आस-पास कंपनियाँ हैं वो बहुत छोटी हुई हैं इनसे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, ठीक है? तो क्या करते हैं फिर, एक तरह से क्या हो जाता है कि मान लो एक जैसे मान लो कोई जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, और कोई वो सारे एक जैसे हैं, और अचानक से जो एक व्यक्ति है वो बहुत सारा पैसा कमा ले, तो वो अकेला हो जाएगा ना एक तरह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा, एक तरह से वो अमीर अकेला है, बाकी सारे सेम है, सीए अकेला हो गया, तो यानी एक अधिकार, इसे कहते हैं एक अधिकार, यानी अकेले बेचना। क्योंकि अकेले बेचना क्यों होगा? क्योंकि मान लो ये 100 रुपए का माल बेच रहा है, बाकी सारे 80 का बेच रहे हैं, 70 का बेच रहे हैं, तो एक अधिकार, ठीक है? अकेले बेचने लगता है अपना माल, अकेले बेचने की स्थिति में आ जाता है, यानी एक तरह से उसका मार्केट अलग बन जाता है। एक अधिकार की हानियाँ दृष्टिगोचर यानी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मान लो कोई माल खरीदने नहीं चाहता, फिर अचानक से इनका अचानक से माल महँगा कर देते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी विकास हो गया है, काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। तो या फिर ये तो क्या करते हैं, महँगा कर देते हैं, तो जल्दी कोई खरीदना नहीं चाहता, या फिर जो बाकी कंपनियाँ हैं वो हेल्प भी नहीं करना चाहती हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक तरह से मतलब जो ग्राहक होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बहुत महँगा दे रहे हैं, ऊपर से ये बड़ी कंपनी हो गई है। सोचते हैं कि ये तो अमीरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, तो वो खरीदना बंद कर देते हैं। तो जो नुकसान हो जाते हैं इस कंपनी को, वो साफ दिखाई देने लगती हैं, ठीक है? कंपनी द्वारा अपनी वस्तुओं का मनचाहा मूल्य लेने लगती हैं लोग। यानी कोई वस्तु अगर 100 रुपए की बिक रही है बाकी कंपनियों के द्वारा, ये लोग और बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं, अपना मनचाहा प्राइस लेने लगते हैं फिर, जिसकी वजह से क्या होता है
कि इनका माल फिर कम बिचने लगता है और एक अधिकार यानी अकेले हो जाते हैं फिर ये, ठीक है। इसे बोलते हैं एक अधिकार का खतरा। अब है अति पूंजीकरण का खतरा। अधिक संचय से कंपनी में पूंजी की अधिकता हो जाती है और यदि इसी अनुपात में वृद्धि ना हो तो अति पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हें अधिक कर और लाभांश देना पड़ सकता है। कि मतलब ये है कि मान लो जैसे ये पैसा इकट्ठा करने लगता है और अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए इनके जनरल रिजर्व में, ठीक है। और लेकिन जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से कंपनी की वृद्धि नहीं हो रही है, उतना उस हिसाब से इनका माल ना बिचे, तो इसे बोलते हैं अति पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाना। और जब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और ये बात सरकार को पता चलती है तो इन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। और जो बाकी जो अंश लोग होते हैं जो इनके अंश खरीदते हैं उन्हें ज़्यादा लाभांश देना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से इनका माल अब बिक नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इससे थोड़ा ये भी नुकसान हो जाता है कि ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की वजह से ज़्यादा कर देना पड़ता है सरकार को और अंश को ज़्यादा लाभ देना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से इनका माल नहीं बिच रहा है, ठीक है। अंशधारियों को हानि की संभावना। अंशधारियों को कम दर से लाभांश देकर संचय में रुपये जमा किया जाता है। यदि इस संचित रुपये का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अंशधारियों को हानि होती है। कि मतलब जब हम पैसा हम बचा रहे हैं, मान लो जैसे 20% हमने पैसा बचाया जनरल रिजर्व में, तो हम जो अंशधारी होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो अंश खरीदते हैं, उनमें भी तो बांट सकते थे ना, लेकिन हम क्या करते हैं बचा के रखते हैं। तो एक तरह से हम उनका पैसा थोड़ा काट लेते हैं, यानी 1% 2% काट के हम अपना जनरल रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, यानी जमा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम जो पैसा इकट्ठा किया है हम अगर उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं, फिर ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो अंशधारियों को हानि होती है इस चीज़ से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। देखो इसको नाम से ही विशिष्ट यानी स्पेशल, कुछ ऐसी स्पेशल संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल बैंक वगैरह होते हैं जो कंपनियों को लोन देते हैं। देखो कंपनी एक तो लोन पैसे के लिए यानी पूंजी इकट्ठी करने के लिए अंश जारी करती है, समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश जारी करती है या फिर ऋण पत्र जारी करती है। लेकिन मान लो कुछ कंपनियों के उन लोग वो तो जारी कर लिया, पैसा ले लिया, लेकिन उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई धीरे धीरे, उन्हें और पैसों की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं कुछ ऐसी संस्थाएं होते हैं, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो इन कंपनियों को लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। कंपनियां अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमित करके काफ़ी मात्रा में वित्त प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि होने के कारण कंपनियों को अन्य दीर्घकालीन व मध्यकालीन साधनों के रूप में ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। कि मतलब जैसे इनकी परियोजना यानी जो इनकी प्लानिंग वगैरह है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब इनकी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करने लगती है, तो इन्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, दीर्घकालीन या लंबे समय के पैसे की ज़रूरत पड़ती है फिर कम समय के लिए। तो ये क्या करते हैं जो इन्हें लोन चाहिए होता है फिर वो ये सोचते हैं कि लोन कहाँ से लें, ठीक है, तो वो यहीं से लेते हैं। विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो इन्हें लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों को बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन और मध्यकालीन पूंजी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं की स्थापना की गई है। मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकार ने कुछ ऐसी विशिष्ट संस्थाएं यानी कुछ ऐसे बैंक बनाए, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हुई हैं जो उद्योगों को और बड़ी मात्रा में यानी बड़ा से बड़ा लोन देने में हेल्प करें, ठीक है। उद्योगों में जो सामान वगैरह बनाते हैं उन्हें लोन देने में मदद करते हैं। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, मध्यकालीन मतलब कम समय के लिए भी पूंजी उपलब्ध करवाती है, यानी पैसा उपलब्ध करवाती है लोन देकर। जैसे हमारे देश में है सबसे पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, यानी एक ये संस्था है जो लोन देती है इन लोगों को। फिर और भी हैं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ये वाला है, फिर राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, और भी हैं ऐसी जो ऐसे कंपनियों को या उद्योगों को लोन देने में मदद करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जन निक्षेप यानी पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। देखो जितने भी हम पढ़ रहे हैं अभी ये सारे क्या करते हैं कंपनी को एक तरह से लोन देते हैं, एक तरह से पूंजी उनकी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जन निक्षेप क्या होता है, देखो ये पब्लिक डिपॉजिट होता है जो कंपनियां हैं कुछ जारी नहीं करती, जैसे अंश जारी करते हैं लोन लेने के लिए, ऋण पत्र जारी करते हैं, ये कंपनियां कुछ जारी नहीं करती हैं, डायरेक्ट जो जनता है पब्लिक के लोग हैं उनसे डायरेक्ट लोन लेती हैं, पैसा लेती हैं, और जो ब्याज है वो बैंकों के मुकाबले ज़्यादा इनको ब्याज देते हैं। जैसे अगर बैंक जैसे मान लो इस साल 2024 में मान लो बैंक से अगर लोन लें तो मान लो 8% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पब्लिक से डायरेक्ट लोन लेती है तो उसे मान लो 9% या 10% देना पड़ेगा पब्लिक को ब्याज, ठीक है। यानी बैंकों के मुकाबले जनता को इन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसका अभिप्राय उस जमा से है जो व्यावसायिक संगठनों द्वारा जनता से सीधे ही प्राप्त की जाती है। मतलब जो बिज़नेस लोग चलाते हैं, जो बिज़नेस वगैरह हैं कंपनियां, वो जनता से डायरेक्ट यानी सीधा ही पैसा ले लेते हैं डायरेक्ट। कुछ लोन मतलब कुछ जारी
मतलब कुछ जैसे अंशों को जारी वगैरह करते हैं ना हम लोग, जो लोग खरीदेगा वो हमें से लोन देगा, पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट लेते हैं हम जनता से लोन, ठीक है। जन निक्षेप पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा उसी अवधि के निक्षेप पर दी जाने वाली ब्याज की दर से कुछ अधिक होती है। मान लो इस साल इतनी ब्याज की दर इतनी है बैंकों में, तो अगर हम पब्लिक से डायरेक्ट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा होती है बैंकों से, ठीक है। अब देखो, जन निक्षेप के लाभ की मतलब अगर हम जनता से लोन ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा होता है, या फिर जनता को क्या फ़ायदा होता है लोन देने से, और कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, दोनों पढ़ेंगे इसमें। पहला है सरल पद्धति। कंपनी के लिए मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त प्राप्त करना का यह सबसे सरल तरीका है। इससे कंपनी को कोई विशेष कार्यवाही पूरी नहीं करनी पड़ती है। मतलब क्या होता है, कंपनी से डायरेक्ट लोन ले लिए, डायरेक्ट पैसा लेती है, कुछ कंपनी कार्रवाई मतलब नहीं करनी पड़ती, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है, कुछ बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, कुछ जारी वगैरह नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो तुरंत ले लेते हैं, अगर जैसे उन्हें चाहिए वो डायरेक्ट ले लेते हैं। इससे क्या है, सरल पद्धति यानी ईजी होता है, आसान है लोन लेना। अब है अंशधारियों के नियंत्रण में कमी नहीं। जन निक्षेप में निवेश करने वाले लोगों का कंपनी के प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कंपनी पर अंशधारियों का नियंत्रण ज्यों का त्यों बना रहता है। मतलब जो लोग अंश खरीदते हैं इस कंपनी के, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट है, जो कंपनी जिन लोगों से जनता से लोन ले रही है, पब्लिक डिपॉजिट ले रही है, उन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो लोग इस कंपनी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना ब्याज लेते हैं और अपना पैसा लेते हैं, बस उनका यहीं तक हक होता है। वो सिर्फ इतना ही अपना रुचि दिखाते हैं, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी मीटिंग हो रही है, क्या लोग आ रहे हैं क्या जा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, इनसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से जो अंशधारियों का नियंत्रण होता है उस कंपनी पे, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, ठीक है। मतलब होता है ना कि और लोग आ गए, अब वो लोग भी इस कंपनी में इंटरफेयर दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बंधक की आवश्यकता नहीं, कि मतलब जब ये लोग जनता से लोन लेते हैं, इन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती कुछ गिरवी रखने की। जिन निक्षेप में कंपनी को अपनी किसी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। अब है हानियाँ, कि नुकसान क्या हो सकते हैं कंपनी को या फिर उन लोगों को जो लोग ये लोन दे रहे हैं। अच्छे समय के साथ ही कंपनी को जन निक्षेप केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। संकट काल में निवेशक अपना धन जन निक्षेप की अपेक्षा बैंक में जमा करवाना अधिक अच्छा समझते हैं, चाहे ब्याज कम ही क्यों ना मिले। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को जन निक्षेप केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो। क्योंकि इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जन निक्षेप के पब्लिक डिपॉजिट है, वो कंपनी को सिर्फ तभी लोन देना चाहती है, जैसे हम लोग हैं और अब कोई कंपनी हमसे लोन मांगती है, तो आप कब लोन देना चाहोगे उनको, और अगर उनकी स्थिति अच्छी है, अगर वो प्रॉफिट में है कंपनी, अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो हमें ब्याज ज़्यादा देगी और समय पे हमारी पेमेंट कर देगी। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो हम क्यों उसको लोन दें, हो सकता है हमारा लोन ही ना चुकाए, हो सकता है हमारे ब्याज ही कम दे और दे ही ना समय पर। इसलिए तो क्या बोला है कि अच्छे समय के साथ ही नहीं होते, अच्छे समय के साथ ही होते हैं। मतलब जब कंपनी अच्छे समय में चल रही हो, जब कंपनी का अच्छा समय होता है, तब ये लोन देते हैं इन लोगों को, वरना नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सोचते हैं कि इससे अच्छा बैंक में जमा करा दें, ब्याज तो आती रहेगी और जो पैसा है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये कंपनी को एक तरह से हानि होती है कि ये लोग सिर्फ अच्छे समय में ही लोन देते हैं, वरना नहीं देते हैं। असुरक्षित प्रकृति, जन निक्षेप असुरक्षित प्रकृति के होते हैं, जमाकर्ताओं को बंधक के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये नुकसान है उन लोगों को जो कंपनी को लोन दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी गिरवी नहीं रखती है कंपनी, तो एक तरह से जनता को डर रहता है कि पता नहीं उनका जो लोन दिया हुआ है वो वापस आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है। गलत प्रवृत्ति, जन निक्षेप पूंजी बाजार में गलत प्रवृत्तियों का प्रारंभ करते हैं, जैसे एक ही अवधि के जन निक्षेप पर अलग-अलग कंपनियां विभिन्न ब्याज की दर निश्चित कर लेती हैं। गलत प्रवृत्ति मतलब जैसे अचानक से, जैसे मान लो कोई कंपनी है कि 10% ब्याज दे रही है, कोई है 11 दे रही है, कुछ 9 दे रही है, कोई 8 दे रही है, तो जनता को समझ नहीं आता कि वो किसमें अपना पैसा लगाए। और सारी कंपनियां सेम ब्याज दर तय कर ले तो क्या होता है, कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, कंपनियां लालची बन जाती हैं और वो लोग उन कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस चक्कर में मतलब गलत प्रवृत्ति इस्तेमाल करने लगती है, ठीक है। मतलब जैसे किसी कंपनी को लोन चाहिए और उसमें जिस साल में वो लोन ले रहे हैं, उस साल में मान लो 8% ब्याज चल रहा है लोन पर, वो क्या करते हैं, लालची होकर 9% कर देते हैं ताकि सारे लोग उनकी कंपनी में आ जाएँ। तो यानी गलत प्रवृत्ति, ठीक है, कि सारी कंपनियाँ अपना अलग-अलग चेंज कर लेते हैं कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, आप हमारी कंपनी में आओ, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ा जन निक्षेप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक क्या होते हैं।
व्यापारिक बैंक देखो नाम से पता चल रहा है, एक तो बैंक है, बैंक अब पता है कि बैंक लोन लेगा, लोन देगा कंपनियों को। व्यापारिक मतलब जो लोग व्यापार करते हैं, अपना माल खरीदते हैं और फिर ग्राहकों को बेचते हैं, उन लोगों को ये लोन देता, बैंक लोन देता है। व्यापारिक बैंक उन लोगों के लिए होता है जो व्यापार करते हैं माल का, सामान का, सेवा का, ठीक है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके चालू खाते में से उसमें जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई बिजनेसमैन है जो व्यापार करता है, माल खरीदता है, बेचता है, तो वो व्यापारिक में मतलब क्या है कि वो व्यापार करता है सामान का, ठीक है। और मान लो उसका कोई किसी बैंक में खाता खुला हुआ है और मान लो उसके खाते में 2 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे चाहिए 2.5 लाख रुपए, कुछ 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये अनुमति प्रदान कर देते हैं, हक देते हैं ये कि जो जिस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है, उस व्यापारिक बैंक में, उसे अगर अपने बैंक में जितना पैसा है उससे ज़्यादा लोन चाहिए तो वो निकाल सकता है, ठीक है। वही बोला है कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को, अपने ग्राहक कौन होगा, व्यापारिक बैंक में ग्राहक कौन होगा, जो व्यापार करते हैं वही ग्राहक होंगे, नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा ना। तो ग्राहकों को उनके चालू खाते मतलब जो करंट उनका अकाउंट है, जितना पैसा है अभी बैलेंस, उसमें जमा राशि जितना पैसा है जमा हुआ है उससे अधिक निकालने की अनुमति देते हैं, ठीक है। जितनी राशि खाते में जमा राशि से अधिक निकाली जाती है उसे अधिक वर्ष कहते हैं। जैसे बताया ना कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी व्यापारी व्यक्ति का व्यापारिक बैंक में खाता है और उसमें 2 लाख रुपए हैं, उसे निकालने हैं 2.5 लाख रुपए, तो ये बैंक कहता है कि ठीक है आप निकाल सकते हो 2.5 लाख। तो जो इसने 5 लाख जो एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं, ठीक है, जो 5,000 या 25,000 जो एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं, सॉरी 50,000 रुपये जो उसने एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं, वो क्या कहलाएगा, अधिक वर्ष यानी ओवरड्राफ्ट। क्योंकि 2 लाख थे, उसने 2.5 लाख निकाले यानी 50,000 रुपये इसने एक्स्ट्रा निकाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा निकाला गया पैसा है वो अधिक वर्ष यानी ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें बैंक अपने ग्राहक को एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, बैंक आपको बता देता है कि आप इतने तक निकाल सकते हो, कि आपका मान लो 2 लाख है तो आप 10 लाख तक निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, या फिर 9 लाख या फिर 8 लाख तक, ऐसे निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार प्रदान करता है। ग्राहक ऋण की राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकालता रहता है, अपनी आवश्यकता अनुसार निकालता रहता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्राहक से ब्याज केवल उसी राशि पर लिया जाता है जो उसके द्वारा निकाली जाती है, उसे नगद साख कहते हैं। इसका मतलब देखो क्या है, देखो इसके अकाउंट में 2 लाख थे, इसको चाहिए थे 2.5 लाख, ठीक है। तो 2 लाख तो इसके इसी में से कट जाएंगे, क्योंकि जो बैंक लोन दे रहा है 2.5 लाख का, उसका 2 लाख तो इसके बैंक से कट ही जाएंगे, क्योंकि 2 लाख इसके ऑलरेडी हैं। लेकिन जब 50,000 का जो उसने एक्स्ट्रा लोन लिया है, इसमें से मान लो इसने 25,000 निकाले, अभी 25 नहीं निकाले कि 50,000 एक्स्ट्रा लिया है ना इसने, तो मान लो इसने 25 निकाले कैश, तो उसने 25 निकाले नहीं, तो उसने जितने रुपए निकाले सिर्फ उतने पर ये ब्याज देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये नहीं बैंक ये नहीं बोल सकता कि आपने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे तो 50 पर ही हमें ब्याज दो। बैंक सिर्फ उतने ही पैसे पर ब्याज ले सकता है जितना उस ग्राहक ने निकाला है। अगर 50 में से इसने 30 निकाले हैं, 2 बार में निकाले, 15-15 करके या 10-10 जितने भी, तो उसने मान लो 30 निकाले हैं 50 में से, तो जो ग्राहक है वो सिर्फ 30,000 पर ही ब्याज देगा, बाकी बचे 20,000 पे नहीं देगा जब तक उसे निकाल नहीं लेता। तो यही बोला है कि जब तक ग्राहक ना निकाल ले, देखो ये बोला ना, ग्राहक से ब्याज केवल उसी राशि पर लिया जाता है जो इसके द्वारा निकाली जाती है। नगद साख यानी जितना हम कैश निकालेंगे। देखो ये जैसे बताती हूँ मैं, जैसे मान लो मेरा किसी बैंक में खाता है, ठीक है, और मेरे उसमें 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे चाहिए, और मैं मान लो व्यापार करती हूँ और मुझे चाहिए एक्स्ट्रा 2,000, यानी मुझे 12,000 रुपये निकालने हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं, बैंक वाले बोलते हैं ठीक है आप निकाल सकते हो। तो 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा निकाले ना, क्योंकि 10,000 तो इसी में से कट जाएंगे, क्योंकि मैं 10,000 तो है इस खाते में। तो 2,000 में से मान लो मैंने 1,000 रुपये निकाले, यानी 11,000 रुपये निकाल लिए, बाकी 1,000 रह गया, तो 10,000 तो ये यहीं से काट लेंगे। लेकिन जो ब्याज लेंगे वो लोग मेरे से, वो सिर्फ 1,000 रुपये लेंगे, बाकी जो 1,000 बचा हुआ है उस पर नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना पैसा निकालेंगे उसी पे ब्याज देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। इसे क्या कहते हैं, नगद साख, ठीक है। इसमें बैंक अपने ग्राहक को ऋण की संपूर्ण राशि एक मुश्त यानी इकट्ठा उधार देता है। मतलब ये है कि जैसे उसके 2 लाख रुपए थे, उसको 2.5 लाख रुपए चाहिए थे, तो यानी 50,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो बैंक ऐसा नहीं करता कि 25-25 दे 2 बार में, या फिर 3 बार में दे, या फिर 4 बार में, वो एक साथ उसके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल देता है, ठीक है। इसी को बोला है कि एक मुश्त यानी इकट्ठा उधार देता है। जैसे 50,000 उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो 50,000 वो एक साथ उसके अकाउंट में डाल देगा, बाँटेगा, यानी डिवाइड नहीं करता है कि 25 डालेगा फिर 1 महीने बाद 25 डालेगा, ऐसे नहीं करता है, ठीक है।
इसमें बैंक अपने ग्राहकों को प्राप्य बिल भुनाने की सुविधा प्रदान करता है। इस काम के लिए बैंक ग्राहक से कुछ कमीशन लेता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जब इस व्यक्ति ने लोन लिया होगा तो इसको एक रिसिप्ट मिली होगी, ठीक है? तो मान लो 10 साल के लिए लिया था कि मैं 10 साल में चुका दूँगा आपका लोन जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है? लेकिन मान लो इसके पास 8 साल के अंदर-अंदर पैसे आ जाते हैं और ये वो सोचता है कि 2 साल क्यों वेस्ट करूँ, मैं अभी इनका लोन चुका देता हूँ। तो ये 2 साल पहले इनका लोन वापस कर देता है बैंक वालों का। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया था कि 10 साल के लिए तय हुआ था इन दोनों का कि 10 साल बाद उनका लोन का पैसा वापस करेगा। लेकिन ये 8 साल में करना चाहता है। तो कंपनी इनको कहती है कि ठीक है, आप 8 साल में आपके 8 साल हो गए हैं तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, 2 साल पहले आप अपना पैसा हमें दे सकते हो। लेकिन कंपनी उसमें कमीशन लेती है थोड़ा, क्योंकि 10 साल में अगर वो 10 साल में अगर वो करते तो उन्हें ज़्यादा ब्याज मिलती ना, अब वो कम थोड़ा ब्याज मिलेगी क्योंकि 8 साल में कर रहे हैं, 2 साल कम है। ये तय हुआ था 10 साल का, अब कर रहे हैं ये 8 साल में, तो 2 साल में जो ब्याज मिलनी थी इनको, वो अब कम मिलेगी, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, थोड़ा कमीशन लेते हैं और 8 साल में इनका जो बिल है, प्राप्य बिल, वो भुनाने यानी पैसा पेमेंट करने की अनुमति दे देते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है व्यापारिक बैंक। अब हम पढ़ेंगे व्यापारिक साख। व्यापारिक साख क्या होता है? देखो क्या होता है व्यापारिक साख। इसका अभिप्राय उस उधार सुविधा से है जो एक व्यवसाय दूसरे व्यवसायी को वस्तुएं व सेवाएं क्रय करने के लिए प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है? व्यापारिक साख मतलब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को उधार देती है। इसमें जो कंपनी है किसी बाहर के व्यक्ति से उधार ना लेकर, किसी जनता से उधार ना लेकर या फिर कुछ ऋण पत्र या अंश जारी ना करके क्या करती है, किसी दूसरी ही कंपनी से उधार ले लेती है। मान लो कोई 2 कंपनियाँ हैं एक बाज़ार में, एक ए नाम की है और एक बी नाम की है, ठीक है? मान लो जो ए नाम कंपनी कुछ माल वगैरह बेचने का काम करती है, मतलब कपड़े वगैरह बेचने का काम करती है। जो बी कंपनी है उसी के साथ है, वो कुछ और किसी और चीज़ का काम करती है, कि वस्तुएँ बेचने का या कोई सेवाएँ का काम करती है। कंपनी को जो ए कंपनी है उसको मान लो पैसों की ज़रूरत है। मान लो अपने माल की लोडिंग करवानी है उसको मान लो 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है अचानक से। अब वो लोन ना ले किसी तीसरे व्यक्ति से, क्या करता है, अपने साथ वाली किसी कंपनी से लोन ले लेता है 20,000 का अपने माल के लिए, खरीदने के लिए, फिर बेचने के लिए। यही बोला है कि एक व्यवसाय दूसरे व्यवसायी को वस्तुएं व सेवाएं क्रय करने के लिए करता है, ठीक है? मान लो उसको कुछ खरीदना है, पैसों की कमी है तो दूसरी कंपनी से उधार ले लेता है, ठीक है? माल का उधार क्रय करके उसे तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है या लाया जाता है, लेकिन उसका भुगतान कुछ समय बाद करना पड़ता है। इसका मतलब यही है कि हम लोग जो पैसे लिए हैं उसका माल तो खरीद लेते हैं उतने पैसों से, तो हम उस वस्तु का तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत हम बेच देते हैं उस माल को। लेकिन जो लोन लिया है कुछ समय बाद उसकी पेमेंट कर देते हैं जब हमारे पास पैसा आ जाता है, ठीक है? और ये एक तरह से कैसे होता है, दलालों के बीच होता है। मान लो ये जो दोनों कंपनियाँ हैं, एक कोई व्यक्ति है जो इन दोनों कंपनियों के मालिकों को जानता है। मान लो इस व्यक्ति को लोन चाहिए इस कंपनी से, जो दलाल है, जो तीसरा व्यक्ति है, वो इनसे बात वगैरह करता है और इनसे लोन दिलवा देता है। और क्या होता है, ब्याज थोड़ी ज़्यादा देता है फिर। जो ये व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है जो लोन ले रहा है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा ब्याज दे के इनसे लोन लेता है, क्योंकि तुरंत पैसे चाहिए, वो तुरंत दे रहा है उसको, तो तुरंत आपको पैसा मिल रहा है, थोड़ी ब्याज एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ना आपको। जैसे बैंक 10% ले रहा है तो ये 12% देगा या फिर 11% देगा, ठीक है? तो इसे बोलते हैं व्यापारिक साख। यानी एक बिज़नेस यानी एक व्यापारी या फिर एक बिज़नेस कंपनी किसी दूसरी बिज़नेस कंपनी से लोन लेती है अपने किसी माल को खरीदने के लिए, ठीक है? और उसकी ब्याज थोड़ी ज़्यादा होती है और उसका भुगतान कुछ समय बाद वो करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक जो मैंने पढ़ाया। तो इससे पहले भी मैं कई वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने अंश क्या होते हैं, समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर तीसरी वीडियो में हमने ऋण पत्र और बॉन्ड पढ़ा और हमने अभी काफ़ी सारे पढ़े। जैसे जन निक्षेप पढ़ा हमने अभी, व्यापारिक साख पढ़ा, व्यापारिक बैंक पढ़ा। तो इसके बाद हम आगे का एक और रह रहा है सिर्फ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम 5th पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए इसकी वीडियोज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो आपको अगर मेरा समझाया हुआ अगर समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं इस सब्जेक्ट के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो डालूँ वो आपको ईज़िली मिल सकें, और बाकी सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो बनाऊँगी, वो डालूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कहना है आपको कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको लिखा हुआ, या फिर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।